वाई कैन नॉट दे डायरेक्टली हायर फ्रॉम IIMs एंड IITs? माइंडसेट का प्रॉब्लम है ना, आप उनको डिप्लॉय करो ना ग्राउंड पे। आज हम दिसंबर 24 में हैं. What do you think is going on with जनसुराज and how do you see in the next 11 months और जो बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर एंड जनसुराज एज एन एंटिटी क्या इम्पैक्ट होगा? RSS की जो फंक्शनिंग है ना वो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि क्योंकि उससे जब सक्सेस मिलता है ना तो वांट टू नो द एक्स फैक्टर। तो हम इस सेक्शन का नाम देते हैं विस्पर्स ऑफ विजडम. गांव में जब पहले स्कूल हुआ करते थे ना उसमें एक बात लिखी रहती थी, शिक्षार्थ आए सेवार्थ जाएं। आप देखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट good the amount of resources that are deployed, it is also the quality of resources. बात भी की पहले कि आरएसएस का लोकसभा इलेक्शंस के कंपैरिजन में एटलीस्ट महाराष्ट्र और हरियाणा में एक थोड़ा स्टेप चेंज या स्टेप अप इन्वॉल्वमेंट दिखा. किस टाइप का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहता है आउटकम्स पे? आरएसएस अपने आप को सोसाइटी में एम्बेड कैसे करके रखता है इस समय पे? RSS की जो फंक्शनिंग है ना वो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि क्योंकि उससे जब सक्सेस मिलता है ना तो वांट टू नो द एक्स फैक्टर। जैसे अपन IIT गए थे तो पूछते थे ना कितने घंटे पढ़ते थे, भाई मैं तो कभी नहीं पढ़ा 17 घंटे। तो पीपल वांट्स टू नो दैट एक्स फैक्टर, किसने ज़्यादा क्या कर दिया। तो संघ के साथ भी यही RSS के साथ, वो इतना सिंपल प्रोसेस है कि लोग उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहे कि इससे कैसे हो सकता है अचीव ये। अब आप समझो कि वो रोज़ शाखा लगा रहे, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस में शाखा है रोज़, वो रोज़ ही सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे। इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन तो 1 महीने 2 महीने आता है, वो साल भर कर रहे हैं। कोविड आता है तो कोविड में वो लग जाते हैं काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति में जो कुछ कुछ चीज़ें हम भूल गए हैं। तो गांव में जब पहले स्कूल हुआ करते थे ना उसमें एक बात लिखी रहती थी, शिक्षार्थ आएँ सेवार्थ जाएँ, कि शिक्षा लेने के लिए आएँ और यहाँ से जब निकलें तो सेवा करने के भाव से जाएँ। तो संघ का वही है, संघ में आप एंटर करते हो, शिक्षा लेते हो और सेवार्थ भाव से फिर काम करते हो, और वो 365 दिन चलता है। वेन यू आर वर्किंग कॉन्स्टेंटली 365 दिन और सालों तक, यू डेवलप दैट ऑर्गेनिक बॉन्ड। 4 साल हम कॉलेज में रहते हैं, इतने हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, है ना। ऑब्वियसली वो फ्रेंड हमारी बात मानता है। वो कुछ तो ऐसे होते थे, हमारे भी तो IIT में तो इलेक्शंस होते थे, तो ऐसे होते थे ना कि मतलब वो उनको कुछ आइडिया भी नहीं क्या है, तू भाई बोल दिया तो हाँ दे देंगे इधर, है ना। क्योंकि रिलेशन है ना, ऑर्गेनिक है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ वही होता है वहाँ भी, लेकिन एक ऑर्गेनिक रिलेशन है, तो ऑब्वियसली दैट गिव्स यू एन एज। और उसका एकदम सिंपल है, रोज शाखा लग रहा है, कुछ सफाई का काम चल रहा है, कुछ सेवा का काम चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वो कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक और संघ के ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रकल्प सेवा के चलते रहते हैं, समाज के साथ चलते रहते, जुड़े हुए चलते रहते। इनफैक्ट दिस इज़ वन अनदर थिंग जो अभी उस लेवल पे हाईलाइट नहीं हुआ है, लोगों को पता नहीं है कि संघ के लोगों ने क्या क्या कार्य किया। तो एक बार जयप्रकाश नारायण जी संघ के, जब उस समय वो संघ के किसी बैठक में आए थे, तो संघ में जनरली ये रहता है ना कि आप आयु बताते हो, संघ आयु कितनी है। तो मेरी संघ आयु कितनी, मतलब कि मैं संघ में इतने साल से जुड़ा हूँ और इतने साल से मैं ये शाखा जा रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, तो जो भी दायित्व मिल रहा है कर रहा हूँ। तो संघ आयु बोल रहे हैं, तो कोई बोल रहा है 10 साल, कोई बोल रहा है 15 साल, कोई बोल रहा है 25 साल, कोई बोल रहा है 8 साल। हम 4 साल में IIT में संबंध बना लेते हैं। अब आप सोचो कि किसी किसी लोग वहाँ संघ आयु है लोगों का 10-10 साल, 20-20 साल, 30-30 साल से वही काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो जयप्रकाश नारायण जी हैरान होकर बोले कि आमतौर पे लोग 1 साल 2 साल एक काम करता है, फिर कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है। ये किस कितने कितनी ज़्यादा सिद्धि इसके लिए चाहिए कि कोई व्यक्ति उसी काम को लेके, उसी शाखा को लेके 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल खपा दे रहा है अपना पूरा। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक वहाँ पे एक संबंध बनेगा, उस सोसाइटी में संबंध बनेगा। ही इज़ जनरली सीन एज अ लीडर की जो सफाई का कुछ प्रकल्प है तो वो करवा रहे हैं, कुछ योगा का प्रकल्प है वो करवा रहे हैं, कुछ सेवा का और भी प्रकल्प है, कंबल बांटना है, कुछ भी है, गरीबों के लिए खाना है, कुछ भी है वो करवा रहे हैं। और भी जो कुछ नहीं तो संस्कार का विषय है कि बच्चों को शाखा में आ रहे तो उनको कुछ संस्कार मिल रहा है, कुछ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो बोले उसका कुछ तो एक फ्लेवर मिल रहा है। तो जनरली पीपल सी देम ऑन अ वेरी गुड नोट कि यार अच्छे लोग हैं बेचारे, अपना दिन का 1 घंटा निकाल के अपना ये सब बेचारे करते हैं। तो नेचुरली है कि जब उनके तरफ से कोई एक हल्का पुश आता है तो अफेक्ट ज़्यादा करता है लोगों को कि यार अब बोल रहे हैं तो कर देना चाहिए। और वो डिस्कशन होता है, कभी ऐसा बोलते नहीं कि बीजेपी को वोट दो या उसको वोट दो या उसको नहीं दो। ओपन डिस्कशन होता है, छोटे छोटे ऐसे जहाँ जहाँ भी शाखा है, जहाँ जहाँ भी उनकी रीच है, वहाँ पे ओपन ऑर्गेनिक डिस्कशन, क्योंकि वहाँ से वो जुड़े हुए हैं उस समाज से ऑलरेडी इतने सालों से। जब इतने सालों से संघ का वहाँ काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वहीं पे डिस्कशन होता है कि भाई किसको देना चाहिए, कौन बेटर होगा, क्या है। वो अपने पॉइंट्स रखते हैं कि उनको क्यों लगता है कि शायद कंटिन्यूटी अभी सरकार की ज़रूरी है, टूट जाएगी तो दिक्कत होगा या जो भी।
लोगों को अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, बट जनरली क्योंकि पीपल सी देम इन अ गुड लाइट, तो पीपल, ये नेचुरल होता है कि लोग अग्री करते हैं कि हाँ ये, तो ये इतना सिंपल प्रोसेस है, लिटरली दोस्ती यारी का प्रोसेस है जो हम आईआईटी में करते हैं कि एक हॉस्टल में रहते हैं, एक हॉस्टल में रोज साथ में खाते हैं, एक हॉस्टल में खेल रहे हैं कूद रहे हैं, तो दोस्ती हो गई। आरएसएस के शिक्षा वर्ग में क्या होता है, एक साथ खाते हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं तो वहीं साथ में मैं शिक्षा वर्ग में खाए हैं बड़े से बड़े अधिकारी के साथ, नीचे आप भी ज़मीन पे बैठे हो, वो भी ज़मीन पे बैठे हैं, उनके साथ साथ में खा रहे हैं। समाज के ही कोई व्यक्ति हैं जो रोटी दे रहे हैं, कोई सब्जी दे रहा है, उसी से खा रहे हैं, तो समाज से जुड़ाव है। और सब लोग इकट्ठा खा रहे हैं, इकट्ठा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक साथ ही कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, रोज़ शाखा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें खेल होता है, खेल साथ रहे हैं, तो ऐसे एकदम सिंपल प्रोसेस है। अब उसको ज़बरदस्ती का, उसमें कुछ लोग रॉकेट साइंस ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है तो कहते हैं ये लोग छुपा रहे हैं कुछ। मतलब बहुत ही सिंपल है कि कहीं ना कहीं आप डेली रोजमर्रा की एक्टिविटी This is how human beings are. This is how human beings are. Honestly, I think this is one of the thing, uh, one of the most brilliant thing observed by डॉक्टर हेडगेवार जी, जो संस्थापक थे संघ के, कि बड़ी बड़ी बातें सब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभा, संघ का नहीं है कि बड़ी सभा हो रही है और ऐसा कुछ, छोटा 10 लोग 5 लोग की शाखा चल रही है बस, 5 लोग 10 लोग की बैठक चल रही है बस आपस में, बिकॉज ही न्यू कि द ह्यूमन बॉन्ड अगर आपको इस्टेब्लिश करना है तो ह्यूमन बॉन्ड इज़ नॉट इस्टेब्लिश्ड कि कोई आदमी आके रैली कर दे बड़ा, उससे हो जाएगा। ह्यूमन बॉन्ड इज इस्टेब्लिश्ड विद दीज थिंग्स, ह्यूमन नेचर है, साथ में खाते हैं तो साथ में खाते हैं तो दोस्ती होती है, खाते खाते ह्यूमन नेचर है कि साथ में खेल रहे हैं तो खेलते हुए दोस्ती होती है। आज भी हमारे बचपन के क्रिकेट जिनके साथ दोस्तों के साथ खेलते दोस्ती है, तो दीज आर ह्यूमन नेचर, ह्यूमन, तो उसको बस उसी में, उसी को एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है संघ के विषय में, संघ के तरीके से उसको शाखा बोलते हैं, या जब मिलन बोलते हैं, या कुछ गैदरिंग होती है, गेट टूगेदर, बैठक बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं, बस उसी को फ्रेमवर्क दिया हुआ है जो ह्यूमन्स ऐसे भी कर रहे हैं, बट लेकिन अपने फैमिली या दोस्तों के साथ करते हैं, उन्होंने थोड़ा उसको एक्सपैंड कर दिया कि थोड़ा सोसाइटी के और भी लोगों के साथ करो। आपने कहीं ना कहीं ट्विटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रेड लिखा था, एंड आई कोट, कि चाइना, यूके और यूएस में आई थिंक जितने बल्क ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है, चाहे मैन पावर का हो चाहे फंड्स का हो, लास्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट हैवी होता है। तो जैसे पंचायत या म्यूनिसिपल कॉप लेवल पे चाइना और यूएस में कहीं ना कहीं 60% रिसोर्स एलोकेशन है। स्टेट और काउंटी लेवल जो उससे एक लेवल ऊपर है उस पर 30%, और सेंट्रल लेवल पे सबसे मिनिमम 10% होता है। एंड आप लिखते हैं कि इंडिया में ये ट्रेंड एग्जैक्टली उल्टा है, कि 10% आपके लोकल बॉडीज़ में, एंड रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर पे कहीं ना कहीं 50%। तो इसके बारे में एक बार बताएं, और कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही हैं या फिर उनको क्या लेने चाहिए। ये एक्चुअली है बहुत बड़ी समस्या है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी जस्ट डन अवे विथ, क्योंकि बहुत समय से ये चलता आ रहा है। देर इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और उसके अपने फ़ायदे हैं, पर्क्स हैं। आप देखो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट good the amount of resources that are deployed in these different sections, center, state and municipalities या पंचायत, it is also the quality of resources। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो हम बहुत कम कर रहे हैं ग्राउंड पर अलॉट रिसोर्सेज, और जो कर रहे हैं यू सी बहुत मिनिमली पेड और वैसे लोग कर रहे हैं। सो हाउ देन यू एक्सपेक्ट ऐसे ग्राउंड अप कुछ बहुत बड़ा चेंज। हम बोल रहे हैं आज स्मार्ट सिटीज़ का, हम आज बात कर रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का। So unless that district or that smart city or that town has good bureaucrats, good experts who can actually bring in investments, who can actually do something on education, health, etc., who can actually research and have a team that can bring new ideas, best governance models from the globe, across the globe, और उसको implement करें, तब तक कैसे होगा। अब मैं आंगनवाड़ी जो सेविका हैं उनसे एक्सपेक्ट करूं क्या, मतलब बहुत ब्लंट मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को शायद ये लगेगा बूढ़ा कि क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, लेकिन क्या कि कई बार है ना कि इतना शर्माते हुए, ऐसे बोलते हुए, डिप्लोमेटिक होते हुए उसकी ज़रूरत होती है कई बार, लेकिन कई बार आपको ब्लंट होना पड़ेगा। आंगनवाड़ी सेविका जो वो काम कर रही हैं वही काम उनका है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो कुछ ऐसा ग्रैंड कोई विजन से वहाँ कुछ कर देंगी, क्योंकि उनका वो काम नहीं है। आप इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर अ फूल। वो तो अपना काम कर रही हैं जो कर रही हैं, लास्ट माइल डिलीवरी में उनका जो हेल्प लगता है वो अच्छे से करती हैं। सो वी नीड एक्सपर्ट्स ऑन दिस टियर 3 लेवल ऑफ गवर्नेंस। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इफ़ यू सी यूएस या यूके या चाइना, एंड चाइना तो हैज़ चेंज्ड इट इन लाइक ड्यू कोर्स।
आफ्टर डेंग जियाओपिंग वो धीरे धीरे चेंज हुआ है, लेट 70s और 80s और फिर 90s में वो चेंज हुआ है पूरा, कि इट हैज़ गिवन मोर एंड मोर ऑटोनॉमी टू द लोकल यूनिट्स। एंड चाइना ने तो प्रॉपर ऐसे टास्क बांट रखे थे, इतना इन्वेस्टमेंट आना ही चाहिए। सो हर काउंटी को, हर स्टेट्स को, सो कॉल्ड यहाँ के टर्म्स में बोले तो स्टेट्स को उन्होंने अलॉट किया था कि दिस इज द टास्क यू हैव, उसके लिए जितनी ऑटोनॉमी चाहिए बताओ, क्या चाहिए बताओ, क्वान्टिफाइबल टारगेट्स। यहाँ कुछ पता नहीं होता, कोई क्वान्टिफाइबल टारगेट नहीं है, बस ऐसे ही है। तो दूसरा क्या है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे ऊपर में जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें पर्क्स इतने हैं कि आप जो एक्सपर्ट्स है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो ऐसा ग्राउंड पे वहाँ जाके कुछ कर ले। यू हैव टू इंसेंटिवाइज करना होगा उस स्ट्रक्चर को ना। ग्रास रूट से अगर आपको वैसे चेंज लाने हैं तो यू हैव टू इंसेंटिवाइज दैट स्ट्रक्चर। जैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, सरकार है, टेक्नोलॉजी का ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम जस्ट सेइंग कि एक HR यूनिट रहे, ह्यूमन रिसोर्स यूनिट उनकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग यूनिट्स अलग अलग जगह पे, उसमें मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी रखो, फुलफिल करो, ठीक है, नहीं तो फिर उसमें फिर होगा कि रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, उसको भी फुलफिल करो। वाई कैन नॉट दे डायरेक्टली हायर फ्रॉम IIMs एंड IITs? माइंडसेट का प्रॉब्लम है ना। आप उनको डिप्लॉय करो ना ग्राउंड पे, आप फ्रेशर्स को लाओ, आई डो यंग रहते उस समय, IIM वाले, IIT वाले, एंड मिल जाएंगे आपको। उनके लिए भी अच्छा सर्टिफिकेशन होगा कि दे वर्क विद दैट गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी को MBA करना हो बाद में तो उसको फ़ायदा होगा, बहुत तरह का फायदा। तो वाई डोंट यू इंगेज, मुझे ये समझ नहीं आता, वाई डोंट यू इंगेज विद द टैलेंट पूल ऑफ योर ओन कंट्री? तो आप देखोगे वो इतना ज़्यादा मिसमैच है। इफ समवन इज क्लोज टू द सिस्टम, ही इज क्लोज टू द सिस्टम, देर इज दैट कॉकस, यू कैनॉट ब्रेक दैट नेक्सस। आज एक मेरे लिए पर्सनली मैं सोचता हूँ कि कितना दुख की बात है, आप सोचो, जो कि शायद अगर ईश्वर करें आशीर्वाद दे तो उस विषय में कुछ किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, करोड़ एंड करोड़ ऑफ मनी यू डोल आउट टू BCG, मैकेंजी। आप वाई कांट वी क्रिएट, आप सोचो कि इफ़ अ फॉरेन एजेंसी इज वर्किंग इन योर सॉइल, दे आर ब्रिंगिंग आइडियाज, ये अच्छी बात है, आइडियाज़ का आदान प्रदान होना चाहिए। हम तो आनो भद्रा के परंपरा से हम लोग आते, तो वो तो चलता रहना चाहिए, लेकिन आप समझो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर पॉलिसी, दे आर इन्फ्लुएंसिंग योर माइंडसेट। हमारे पास कोई कंपनी है क्या जो जाके ब्रिटेन के पॉलिसी को अफेक्ट कर दे? वाई कांट वी हैव आर मैकेंजी, है ना, फ्रॉम इंडिया? बिकॉज तो मैंने देखा तो टेंडर जो आता है डॉक्यूमेंट का, टेंडर ही आता कि 300 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए आपका पिछले 3 साल का। अब कोई बेचारा नया नया जो बंदा है तो हाँ, तो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकते, और वो पूरा नेक्सस है, तो उसमें आप एक्सक्लूड कर रहे। तो गवर्नेंस जो है इंडिया का, इट हैज़ टू इंगेज मोर एंड मोर इंडियन टैलेंट डायरेक्टली। इफ़ यू कैनॉट इंगेज, ये आप केवल UPSC के भरोसे बैठोगे, केवल उसके भरोसे बैठोगे तो ऐसा नहीं होगा। आप पर्क्स जो है, पर्क्स तो इनफैक्ट एक स्टडी ये भी है, मैं देख रहा था, सो इंडियन ब्यूरोक्रेसी इज़ वेरी ओवर पेड। इफ़ यू कंपेयर इट विद द अदर कंट्रीज, इट इज़ वेरी ओवर पेड। तो जो इस कारण से द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है वो नहीं वो फुलफिल कर पाते, क्योंकि उनके जो कम है उन्हीं को उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूँ उनको वो रहने दो, क्योंकि मुझे पता है कि वो पॉलिटिकली डुएबल नहीं है कि आप उसको फिर हटाओ, अब ये मुझे भी पता है, लेट देम बी। बट मैं कह रहा हूँ अगर लेट से एक सेक्रेटरी का 1.5 लाख 2 लाख और भी साथ में पर्क्स हैं, कुक है, गाड़ी है, ये है, वो है, अलाउंसेज हैं, आड़े आप वो सब मत दो भाई, 1-1.25 लाख रुपए दे दो फ्रेशर को IIT में, उसी में खुश है, वो कर लेगा काम और पूरा एनर्जी के साथ करेगा काम, है ना। तो यू हैव टू इंगेज डायरेक्टली विद द बेस्ट टैलेंट ऑफ योर ओन कंट्री। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू इंगेज तो मतलब फिर तो देर इज़ नो वे। चाइना कैसे किया, चाइना इंगेज विद, सो ये जो टास्क दिए चाइना ने, तो आई थिंक तो दिस इज़ अ वे ऑफ इंगेजिंग इट्स ओन पॉपुलेशन। एक याद है मुझे, आई थिंक सम वेरी सीनियर लीडर टोल्ड मी दिस स्टोरी दैट इन 1980s, तो चाइना में तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक वहाँ की जो बेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ थे उसके बच्चों को एक बहुत बड़े ऐसे ऑडिटोरियम में, हाँ शायद, हाँ, तो उनको सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, एंड ही अनफोल्डेड द रोड मैप ऑफ चाइना फॉर नेक्स्ट 30 years।
कि वर्ल्ड डोमिनेट करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सो देयरफॉर दे सेड, एंड ही सेड कि आई नीड योर हेल्प, I need you guys, because you guys are the best brains of our country. I am banking on you. You guys have to build it. Come up with plans and execute it. I'll be there to execute. एक भी ऐसा होता है क्या? खाली भाषणबाजी होती है. तो you have to engage with your own best mind ना. फिर यूएस जाके सुंदर पिचाई बन जाएगा कुछ तो फिर बोलोगे, और उसी में चेस्ट थम्पिंग करते रहो कि भाई ये तो हमारा ही है, आईआईटी खड़गपुर का है, तो ये है वो है. अरे उससे कुछ नहीं होता भाई. यू हैव टू बिल्ड योर ओन कंट्री यहाँ पे. फॉर दैट यू हैव टू इंगेज. तो मुझे लगता है चाइना का मॉडल में, मतलब कई बार वी जस्ट डिक्राई और ऐसे कर देते ना मॉडल, कह रहे वो तो डिक्टेटरशिप है, ऐसा है. नहीं भाई, यू हैव टू सी द हाउ इट ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ इंगेजमेंट विद देयर अकेडमिया, विद देयर इंडस्ट्रीज. कैसे वो ऑपरेट करता है. पहले आप यहाँ के अपने बेस्ट लोगों को इंगेज तो करो. उनको भेजो ना डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भेजो ना पंचायत में, उनको बोलो उस पंचायत का प्लान बनाने. बेस्ट इकोनॉमिस्ट जो ये डीयू और ये सब से जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, टेस और पता नहीं कहाँ कहाँ से, जेएनयू, क्या कर रहे हैं ये लोग. आप उनको भेजो कि इकोनॉमिक प्लान क्या होगा वहाँ का. छोटे छोटे लेवल पे बनाओ ना, ब्लॉक पे बनाओ, और इतना मिनिमल बजट उसमें लगेगा कि उसमें कुछ आपका बजट का भी नहीं सोचना है आपको. इतना मिनिमल बजट है वो. ब्लॉक का क्या ही डेवलपमेंट आप कर लोगे. बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बट वही नहीं हो रहा है. it will also create a cultural shift that youth is engaging more and more with this policy thing. ये करना होगा. अगर आप देखेंगे कि चाहे दोनों लेवल पे हों, कहीं ना कहीं आई थिंक इंडिया का एक वो भी प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, कि हाईली स्किल्ड येट अनएम्प्लॉयमेंट के अगर आप फैक्टर में देखेंगे तो इंडिया के अच्छे ग्रेजुएट्स भी को भी उतनी अच्छी पोजीशंस नहीं मिल पा रही हैं. तो एक अगर इस साइड में इनिशिएटिव्स बढ़ते हैं तो काफ़ी आई थिंक प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व कर पाएंगे. एक तो जो लोकल एंड स्टेट लेवल का गवर्नेंस जिस लेवल पे फटा हुआ कहेंगे या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है, एंड कहीं ना कहीं आप यूथ को, जैसे आपने कल्चरल शिफ्ट का, आई थिंक वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम उसको प्राइम मिनिस्टर की उस स्टेटमेंट से लिंक करें कि हमें लेट्स से नए 1 लाख लोग पूरे पॉलिटिकल अपैरेटस में इंट्रोड्यूस करने कुछ समय में, तो आई थिंक वो एक टैलेंट पूल भी बन जाएगा ओवर टाइम. मैं तो बहुत इंडिया नेशनल लेवल पे तो फिर भी आप कि ही इज़ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ही इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा. आप स्टेट्स पे चले जाओ, क्या बकवास है. मतलब ऐसे व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनको फाइनेंस का फ़र्क नहीं पता है, जिनको ऐसे लेवल स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो खुद मतलब एक बॉल किक नहीं कर सकते. तो यू कैन नॉट मेक जोक आउट ऑफ गवर्नेंस ना, जस्ट टू बी. मैं समझता हूँ कंपल्शंस हैं वगैरह, बट एटलीस्ट फ्यू, मतलब बल्क ऑफ द पीपल लीडिंग इट शुड सिम्बलाइज समथिंग. हाउ विल यू, अगर वैसा नहीं होगा, आप सोचो स्टेट में, जैसे मैं जिस स्टेट से आता हूँ या आप जिस स्टेट से आते हैं या कहीं भी, इफ़ द लोकल लीडरशिप इज़ नॉट एबल टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस. अगर मैं मानता हूँ कि बिहार की इकोनॉमिक व्यवस्था जो है, वी ऑल नो कि इट इज़ अ वेरी पोवर्टी रिडन स्टेट और ऐसा वैसा सब बातें हम लोग मानते हैं. वहाँ का लेट से कल को मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही बस, कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ का आ गया कि हिज पर्सन, मतलब बिहार का आदमी है, बिहार में ही पढ़ाई किया है, लेकिन बिहार के बाद ही वेंट टू यूएस, मास्टर्स किया है कुछ, मान लेते हैं एमआईटी से, या कुछ भी ऐसा किया है, और भी कहीं वर्ल्ड बैंक वगैरह में काम किया है, और भी कुछ कुछ काम किया है, और ऐसा है. एंड ही हैज़ दैट ग्लोबल विजन कि क्या किया जा सकता है. एंड ही इज़ बैक टू बिहार ऑल्सो, और बिहार से ही रहा है. इट विल सडनली गिव अ बूस्ट एंड एस्पिरेशन टू यूथ कि कुछ हो सकता है, अच्छा कुछ हो सकता है. आप समझो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमआईटी से पढ़ा है और ये पढ़ा है वो पढ़ा है. इट इज़ ओनली अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पर्सन दैट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस. नहीं तो लोग कहेंगे मुझ पे क्लासेस होने का ये बता देंगे, खुद आईआईटी से तो इसलिए ऐसे बात कर रहा है. ऐसा नहीं है, ना मेरा उद्देश्य ऐसा. आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ तो उसका अचीवमेंट हो. उसका अचीवमेंट केवल पॉलिटिक्स कर रहा है ये नहीं हो सकता. इफ़ यू हैव टू लिटरली इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन यूथ एंड इंगेज विथ यूथ, आपका डायनामिज्म भी वैसा नहीं रहेगा. आपके सब्जेक्ट पे नॉलेज भी बहुत सुपरफिशियल सा रहेगा बहुत सारी चीज़ों पे. स्टेट्स को लीड लेना चाहिए इस पर, क्योंकि हर चीज़ ऐसा सेंटर से होगा ऐसा नहीं है. स्टेट लेवल अगर आप कुछ देखें, कोई भी एक इंस्पायरिंग विजन या कुछ भी ऐसा निकलता हुआ दिखता नहीं है कभी, कि एक सारी जो हार्ड पॉलिसी डिसीजंस भी हैं वो अभी सिर्फ सेंटर लेवल पे हो रहे हैं, और इनफैक्ट उन पे पुश बैक ही मिलता है स्टेट से. जबकि आप देखो कि बहुत सारे जो पॉलिसी इम्पेरेटिव्स हैं दैट इज़ अंडर स्टेट्स कंट्रोल. तो आई थिंक आपने कहीं ना कहीं बिहार के बारे में भी बात की, तो वैसे तो आई थिंक इस टॉपिक के बारे में हम कभी और बहुत ही डिटेल्ड संवाद करेंगे. बट उस एलिमेंट के बारे में बताएं कि लेट्स से बिहार पॉलिटिक्स एंड द एंट्री ऑफ प्रशांत किशोर थ्रू जन स्वराज. तो आपने स्वराज्य मैगजीन में सितंबर 24 में एक आर्टिकल लिखा था
जिसमें आप लिखते हैं कि प्रशांत किशोर ने अपनी पद यात्रा स्टार्ट की, विच इज़ लेट्स से वेरी हॉलमार्क गांधीयन वे ऑफ एंगेजमेंट विद द पॉलिटिक्स ऑन 2 अक्टूबर 2022, राइट, आज से कभी 27 महीने पहले, टू कनेक्ट विद द पीपल ऑफ बिहार. एंड अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक बहुत ही सक्सेसफुल पोजिशन एंड सिग्निफिकेंट प्लेयर बन के उभर सकते हैं इन बिहार्स पॉलिटिकल सेटअप ओवरऑल. एंड आपने ये भी लिखा कि ये देखना होगा कि बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जो एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, वो इस पूरे बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रास रूट्स मोमेंटम जो धीरे धीरे बिल्ड होता जा रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करेंगी. आज हम दिसंबर 24 में हैं. वॉट डू यू थिंक इज़ गोइंग ऑन विद जनसुराज एंड हाउ डू यू सी इन द नेक्स्ट 11 मंथ्स, और जो बिहार इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर एंड जनसुराज एज एन एंटिटी क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, कुछ चीज़ें स्वीकार करनी होंगी. फर्स्टली, प्रशांत किशोर इज़ ही अ स्मार्ट पर्सन कंपेयर टू दी एग्जिस्टिंग जो एरे ऑफ लीडर्स हैं वहाँ पे. ऑब्वियसली यस, ये बिहार का बच्चा बच्चा आपको अग्री करेगा, जो थोड़ा भी अनबायस्ड होगा अग्री करेगा. लर्नड है, दुनिया देखे हैं, अलग अलग जगह काम किया है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस है, कम्स विथ एन एक्सपीरियंस. मेहनत कर रहे हैं. एक तो दो चीज़ें तो उनमें साफ साफ ये दिखती हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं. एंड गिवन द एरा ऑफ लीडर्स इन बिहार, ही इज़ रिलेटिवली स्मार्ट. बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट, मतलब हम सबको पता है, इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क. उसमें वो लगे हुए हैं, उसमें समय लगेगा. आई थिंक वॉट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ ही टेक 25-30 ऑड कंस्टिट्यूंसीज आउट ऑफ द 243 कंस्टिट्यूंसीज, जिसमें वो ही वुड ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट कि कम से कम इसमें इस 30-40 सीट में मैं 20 भी जीत जाऊँ, है ना. अच्छे कैंडिडेट्स, पर्सनल ऐसे चॉइसेस, वो कैंडिडेट्स ऐसे उतार दो तो उस कैंडिडेट के दम पे, प्लस जनसुराज का जो अपना वेट है, इट हेल्प्स इन स्विंगिंग द सीट इन देयर फेवर. अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बिहार में आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू के अलावा इवन टिल नाउ चिराग पासवान और ये जो पार्टीज है बहुत सालों से 20 सीट से ज़्यादा तो कोई नहीं लाया है, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 मेन पार्टीज आरजेडी, जेडीयू एंड बीजेपी. तो अगर वो बैरियर वो तोड़ते हैं तो इट विल बी अ ह्यूज शिफ्ट इन बिहार पॉलिटिक्स. स्पेशली देखिए, वो दिल्ली नहीं है, केजरीवाल जी जैसे यहाँ कर पाए, दिल्ली नहीं है, पंजाब नहीं है. इट इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव सोसाइटी, आज भी बहुत रूरल है, सोसाइटी इज़ रूरल. उसमें वो कर पाना बहुत बड़ा टास्क है. बट वन थिंग डेफिनेटली ही विल डू ओवर द ईयर्स इज़ ही विल चेंज द नरेटिव ऑफ बिहार. बिहार में जो बातें होती थी ना अभी तक, तो आप देखोगे बहुत ओछी टाइप की बातें होती हैं. मतलब वहाँ के विधानसभा में भी ऐसी बातें कर देते हैं लोग जो मतलब शोभनीय नहीं है. और बहुत दुख होता है, ऐसा अजीब सी बातें हो रही. बिहार का जो इमेज बन गया है पूरे भारत में और दुनिया की नज़र में, उस इमेज को तोड़ने के लिए जो डायनामिज्म चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो फोर्स चाहिए, वो नहीं दिखता है. तो there is stagnation in the society and also the politics, and I'm saying society also, सोसाइटी में भी stagnation है, क्योंकि जितने अच्छे लोग हैं हम सब बाहर हैं. जो भी थोड़ा डायनामिक या कुछ आउट ऑफ द वे जाके करना चाह रहे हैं वो बाहर है. कम ही लोग हैं, कुछ लोग हैं और बहुत अप्रिशिएबल है कि वो लोग वहाँ रह के कुछ अभी लौट रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं. लेकिन ओवरऑल प्रशांत किशोर विल, आई थिंक he will do one thing, ensure one thing, that there has to be a shift from the JP politics to the new era politics. आप देखो बिहार की पॉलिटिक्स अभी तक कौन कौन चला रहे हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अब आए हैं, बट ही कम्स फ्रॉम दैट फैमिली, लालू यादव फैमिली. एंड बीजेपी की तरफ से जो लोग हैं, दे आर ऑल क्रिएटेड बाई जयप्रकाश नारायण. उस समय जो आंदोलन होते थे इमरजेंसी वगैरह के अगेंस्ट, हाँ, जेपी के मूवमेंट से. तो अभी तक वही चल रहा है. आप किसी भी और स्टेट में देखो ये चीज़ नहीं है. यूपी चेंज हो चुका, यूपी में वो शिफ्ट हो चुका, मुलायम सिंह यादव वाला फेस चला गया, ये वो हम अभी तक वहीं अटके हुए. सो प्रशांत किशोर इज ब्रिंगिंग इन दैट न्यू एनर्जी कि वो जो शिफ्ट होना है जेपी वाले लीग ऑफ पॉलिटिशियन से पॉलिटिक्स, हाँ, एरा, कम से कम उसको वो स्टार्ट कराएंगे. उसमें फिर होगा क्या कि अ लॉट ऑफ पार्टीज विल हैव टू, क्योंकि अब देखिए प्रशांत किशोर को काउंटर करना है ना, सो यू विल नीड समवॉट इक्वल पर्सन कि जो इंटेलेक्चुअली शायद शार्प हो, जो ऐसा, जो वो बातें सारी बात बोलते हैं प्रशांत किशोर, उससे मैं एग्री नहीं करता. बहुत सारी बातें वो ऐसे बोलते हैं जिसका कि कोई सिर पैर ही नहीं है. बहुत सारी बातें ऐसी हैं.
क्योंकि वहाँ इंटेलेक्चुअली उस बात को काउंटर करने का कोई है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, बट वो लंबे समय तक ऐसा चलेगा नहीं. देर विल बी पीपल कमिंग अप फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज, इवन फ्रॉम आरजेडी. इनफैक्ट अगर आपने देखा हो, थोड़ा स्लाइट चेंज हुआ है द वे तेजस्वी यादव कम्युनिकेट्स नाउ. ही अभी मैं देख रहा था, वो एक हिंदी चैनल पे थे कहीं, यूट्यूब चैनल पे ही, एंड इंटरव्यू चल रहा था. तो उनका इंटरव्यू जो था मिक्स था. ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, जैसे हम बात करें ना वैसा इंग्लिश हिंदी, टू एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्ले दैट गेम कि नहीं भाई, आई एम ऑल्सो लर्नड, आई हैव ऑल्सो सीन वर्ल्ड एक्सेट्रा. कि थोड़ा ये दिखना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी लोगों की. जैसे ही वो पोस्ट जेपी वाला जो बोला ना, पॉलिटिशियन वाला और पॉलिटिकल एरा खत्म होगा, तो आपको करने पड़ेंगे, वो न्यू फेसेस लाने पड़ेंगे, तो सभी को लाना पड़ेगा उसमें. तो ये तो डेफिनेट एक शिफ्ट मुझे दिखता है इन द कमिंग नॉट जस्ट 11 मंथ्स बट कमिंग 5 years में वो होगा. उसके बिना पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी कोई भी पार्टी. बिकॉज यू हैव, आप सोचो ना, आपके पास नया कंटेंट है ना, आपके पास नया कुछ फ्लेवर है ना, आपके पास कुछ नई पॉलिसीज़ है ना, आपके पास कोई नयापन नहीं है. उसमें एक ही नयापन सबसे इजीली लाया जा सकता है कि 4-5 नए फेसेस ले आओ दिखाने के लिए. तो वो तो कम से कम करोगे आप, है ना. प्रिडिक्शन है कि एक तो एरा ऑफ पॉलिटिक्स में नए फेसेस भी लॉन्च होंगे और कहीं ना कहीं हर, जैसे एलजीपी के चिराग पासवान हो सकते हैं एक बट वो आई थिंक जितने स्केल पे हैं दैट नीड्स टू बी सीन. बट उसके अलावा कहीं ना कहीं द कंटेंट, द नैरेटिव एंड द फेसेस हर लेवल पे एक फ्रेश, कहीं ना कहीं पार्टीज़ को रिसर्जेंस करना पड़ेगा. कंटेंट, फेस, तो मैसेज एंड द मैसेंजर, इन दोनों को आपको बदलना पड़ेगा या नयापन उसमें लाना होगा. यू कैनॉट हैव द सेम मैसेज एंड द मैसेंजर एवरी टाइम. वो 2 बार 3 बार चल गया, हर बार नहीं चलता है वो. अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं जो कि थोड़ा यूनिक है. तो हम इस सेक्शन का नाम देते हैं विस्पर्स ऑफ विजडम. एंड आप ही की कुछ जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, चाहे आपने ट्विटर या किसी और मीडियम पे सजेस्ट किए होंगे, तो हमने कुछ बुक्स सेलेक्ट किए हैं एंड हम चाहेंगे कि अगर आप बहुत ही कंसाइज एक कोर आइडिया कम्युनिकेट कर पाएँ कि उस बुक से आपका क्या टेक अवे था, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. तो द फर्स्ट बुक वी हैव इज़ ब्रदरहुड इन सैफरन बाय वॉल्टर एंडरसन एंड श्रीधर. सो ये तो जैसा दिख रहा है तो आरएसएस पे है इनकी बुक ये. बहुत आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट बोल सकते हैं थोड़ा बुक टू असेस आरएसएस, हाउ इट फंक्शंस. एंड जनरली मैं पढ़ना बुक आरएसएस पे पसंद नहीं करता बिकॉज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में ही हूँ, तो मुझे लगता, बट मुझे लगा कि देखते हैं कि क्या लिखा जा रहा है, वो भी समझना जरूरी है. सो अगर कोई थर्ड लेंस से ऐसे आरएसएस को बस समझना चाहता है तो कुछ हद तक समझ सकता है. आई थिंक इट इज़ डिसेंट बुक, डिसेंटली वेल रिसर्च्ड एंड वेल रिटन बुक. इंटरेस्टिंग. V.S. नायपॉल का एन एरिया ऑफ डार्कनेस. V.S. नायपॉल का तो नॉट जस्ट एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एक्चुअली वी शुड रीड ऑल द, ये तो द इंडियन ट्रिलॉजी जो उनकी पूरी बुक है वो तीनों पार्ट पढ़ना चाहिए. उसके बाद उनके और भी हैं बहुत सारे बुक्स, वो पढ़ना चाहिए. सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट राइटर्स आई हैव एवर कम अक्रॉस. और era of darkness is literally a commentary on India's state of affairs. कि हाउ, तो आपको ना दिखेगा कि जब era of darkness जब वो लिख रहे हैं, आई थिंक इट वॉज अर्ली 50s और 60s आई थिंक, तो उस समय जब वो लिख रहे हैं और अभी आप देखोगे तो आपको अभी भी कुछ को रिलेशन दिखेगा कि उस समय जो उन्होंने बात लिखी थी अभी भी ट्रू है. तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने पोवर्टी को किस तरह से हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं. तो वो क्या है कि एक बारी शायद इस आई थिंक एरा ऑफ डार्कनेस में ही था ये, बिकॉज मैं तीनों वो पार्ट पढ़ा है तो शायद ध्यान में ना हो, बट आई थिंक रेलेवेंट है वो. तो ही वॉज, आई थिंक ही वॉज टू कम फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ट्रेन से. तो वो ट्रेन में घुस ही नहीं पाए, इतनी भीड़ थी. तो लोगों ने कहा कि एक काम करो, अरे लोकल में ही चले जाते हैं आप, लोकल में ही तो मज़ा है जाने का, नीचे बैठ के प्लेटफॉर्म, मतलब है ना, पेपर बिछा के नीचे बैठ जाते हैं लोग. तो उन्होंने कहा जो संस्कृति इतना गुमान करती है, सिविलाइजेशन जो इतना गुमान करती है कि हम लोग रूल करते थे, विश्व गुरु थे, सोने की चिड़ियाँ थे और पता नहीं क्या क्या, वो इस चीज़ पे कैसे गर्वान्वित हो सकती है कि भाई इस पे बैठ के चले जाओ, एंड दिस इज़ अ न्यू नॉर्म. और यही नॉर्म है, और अभी भी देखो ये नॉर्म है. तो ये ना मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार ये कितनी छोटी बात है, लेकिन ही कुड ऑब्जर्व इट बिकॉज वो बाहर से आए थे. हमारे लिए न्यू नॉर्म बन चुका है सब. और क्योंकि वो तो बोले कि मैं तो किससे सुनता था, दादी से और सबसे, कि हमारा तो ऐसा भारत ऐसा वैसा, संस्कृति ऐसी, राम जी और सबका. तो उनका परसेप्शन ही अलग था. उनका लगता था यार कि राम राज जैसे होता है ना कि एकदम हर जगह स्ट्रीट्स क्लीन होंगे, लोग एकदम इतने सभ्य होंगे, ऐसा होगा. तो उनका वो परसेप्शन कैसे टूटा. तीसरा बुक है राष्ट्राय स्वाहा बाय मृणालिनी जोशी. ये ओम राष्ट्राय स्वाहा, एक्चुअली एनीवन हु वांट्स टू रीड मोर अबाउट
गुरु जी इज़ लाइफ, गुरु जी गोलवलकर जो संघ के सरसंघ चालक थे 1940 से 73 तक, तो उनके जीवन पे है कि उनके स्ट्रगल्स कैसे रहे, क्या रहे, और पूरी की पूरी बायोग्राफी, और बहुत ब्यूटीफुली रिटन है एक्चुअली। कुछ होता है ना, कई बुक्स होते हैं जो पढ़ते हो आप, बट ठीक है मतलब इन्फॉर्मेशन है, बट इट इज़ नॉट रिटन इन अ वे कि आपको बहुत मज़ा आए, बट वो एक्चुअली बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ने में जिसको कहते हैं ना इंटरेस्ट आएगा, यू विल फील दैट थिंग, यू विल एक्चुअली विजुअलाइज एवरीथिंग, तो इतने अच्छे से लिखा हुआ है वो। तो जिसको भी संघ के विषय में ज़्यादा जानना है या गुरु जी के विषय में जानना है, तो उनके लिए तो बेस्ट बुक है। एंड फाइनली आई थिंक राम माधव की द हिंदुत्व पैराडाइम। तो ही हैज़ सिंप्लीफाइड दीनदयाल जीज इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। तो जो लोग इंटेग्रल ह्यूमनिज्म नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इंटेग्रल ह्यूमनिज्म इज़ अ वेरी प्रिंसिपल्ड ऐसा लेक्चर जो दीनदयाल जी ने दिया था, तो उनके जो 4 लेक्चर्स हैं उसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, और बहुत ऐसे इतने अच्छे से सिंप्लीफाई किया है कि एनी लेमैन कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या है एंड व्हाट इज़ द हिंदुत्व पैराडाइम, ओवरऑल विचारधारा क्या है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर एनी वन हु इज़ स्टार्टिंग टू रीड अबाउट दिस इंटायर फ्रेमवर्क। परफेक्ट। तो आई थिंक हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज़ होपफुली अ क्विक एंड इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड, जिसको हमने नाम दिया नो एस्टरिस्क। इसमें तो मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ, बट हाँ नेक्स्ट ईयर में 2 इलेक्शंस आ रहे हैं, तो दिल्ली इलेक्शंस में आपके हिसाब से कौन विनर होगा? आम आदमी पार्टी। बिहार? अभी बोलना टफ है, बट फॉर नाउ मतलब JDU एंड BJP हैज स्लाइट एज मतलब। इंटरेस्टिंग। बिगेस्ट पॉलिसी चेंज जो आप देखते हैं 2025 में सेंट्रल लेवल पे? आई थिंक 2025 में ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज मुझे नहीं लगता है। इफ इट हैज़ टू कम, इट विल कम बिफोर द UP इलेक्शंस 2027। One thing that the Modi government is very good at? मोदी गवर्नमेंट तो नहीं पता, बट मोदी जी पर्सनली इज़ वेरी गुड एट नैरेटिवाइजिंग एनीथिंग। ही नोज हाउ टू नैरेटिवाइज व्हाट। एक्चुअली वो बाकी गवर्नमेंट में सारे लोगों को सीखना है वो चीज़, बट मोदी जी पर्सनली वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम एज इफ़ वी लुक अप टू हिम एज अ लीडर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने लायक चीज़ कि हाउ ही नैरेटिवाइजेज एनीथिंग। आप देखोगे कभी आप डिमोनेटाइजेशन की बात करोगे, फिर वो GST ला देंगे, फिर वो GST की बात करोगे बालाकोट आ जाएगा, बालाकोट की बात करोगे कोविड हो जाएगा, कोविड पे विजय हो गया, तो है ना कुछ और बात होने लगेगी, वैक्सीन की बात होने लगेगी, वैक्सीन मैत्री की बात होने लगेगी, तो ही नोज हाउ टू नैरेटिवाइज। इंटरेस्टिंग। वेरी अगेन मे बी गवर्नमेंट के बारे में, मोदी गवर्नमेंट इज़ वेरी बैड एट? वही उनके मिनिस्टर्स को ये सीखना चाहिए मोदी जी से। हाँ, कि जो द लेवल दैट अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, सुषमा स्वराज हैड, तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो अरुण जेटली जी का मैं किसी की स्पीचेस नहीं सुनता था, बट वो जब राज्यसभा या लोकसभा में उठते थे बोलने के लिए 14 से 19 के बीच, आई जनरली यूज्ड टू लिसन लाइव, और इतना मज़ा आता था, इतना इंसाइटफुल होता था और इंसाइसिव होता था, प्रिसाइज होता था कि, एंड ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वे ऑफ स्पीकिंग, डिलीवरिंग थिंग। मनोहर पारिकर जी जिस तरह से बोलते थे, जो सब्जेक्ट पे जो कमांड होता था ना उन लोगों का, फैसिनेटिंग, एंड दे न्यू हाउ टू कम्युनिकेट इट पॉलिटिकली। पॉलिसी विषय पे बात करते थे, इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करते थे, तो ये बहुत, तो वो अब थोड़ा दिख रहा है कि वो अब लैकिंग कहीं ना कहीं। आई थिंक हाँ, तो पिछले कुछ सालों में जो लॉस हुआ है वो कम्युनिकेशन वाले डोमेन में बहुत ज़्यादा डीप लॉसेस हुए हैं ज़्यादा, क्योंकि अभी आप देखो कि तो मेन कम्युनिकेटर जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, मोदी जी तो हर विषय पे आएंगे नहीं पार्लियामेंट में, अमित शाह जी करते हैं। अमित शाह जी इज़ लिटरली रिप्लाइंग एंड डूइंग एवरीथिंग, तो वी नीड एटलीस्ट 5 अदर, नॉट अमित शाह जी, एटलीस्ट 50% ऑफ अमित शाह जी, बाकी लोग भी जो ये काम कर पाए। बिगेस्ट अपकमिंग पॉलिटिकल लीडर इन इंडिया? अन्नामलाई seems like an upcoming big leader. Fadnavis and Yogi ji is already a big leader, so बोलने का मतलब नहीं है, but they are also they will also have a strong foothold. तो आई थिंक नेक्स्ट सवाल उसी से रिलेटेड है, who do you see as a potential PM face in the 2030s or 2040s? देखो राहुल गांधी तो हमेशा है PM फेस, पोटेंशियली फडनवीस जी या योगी जी, मतलब मे बी अभी जो दिख रहा है, बट यू नेवर नो व्हाट ट्रांसपायर्स इन पॉलिटिक्स। Congress leader who's a hidden gem? आई थिंक उनके पोटेंशियल को फुल ऑन अभी तक यूटिलाइज नहीं किया है पार्टी ने, नेशनली नहीं यूटिलाइज किया, सचिन पायलट। What's a favorite quote that you can hear or speak all day?
वी एस नायपॉल का ही है, वर्ल्ड इज़ वॉट इट इज़, इफ़ अ मैन इज़ नथिंग एंड अलाउज हिमसेल्फ टू बी नथिंग, then he has no place in it. Perfect. Thank you so much, Adarsh. Thank you very much.